हेलो व्यूवर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की नई वीडियो के साथ। इस सीरीज़ में हम डिटेल में आर्टिकल्स को समझते हैं और उन आर्टिकल से संबंधित एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन सभी आर्टिकल से जो पीछे बार बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सीरीज़ खास यंग एस्पिरेंट्स के लिए हमने डिज़ाइन की है। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इसमें हम आज भारत के संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि पार्ट 1 है हमारे भारत के संविधान का, उसको डिस्कस किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम वनदीप है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई किया है एंड आज की जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाली है, जिसमें हम नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स को जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज़ और देखते हैं पहला आर्टिकल इस पार्ट का क्या कहता है। जी, आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के शुरुआत में नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 हमें बताता है कि जब संविधान शुरू हुआ तो उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, इस बारे में आर्टिकल 5 बताता है। आर्टिकल 5 बात करता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात संविधान की शुरुआत में हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके पास भारत राज्य क्षेत्र का डोमिसाइल है। इसके अलावा भी भारत के नागरिक होंगे वो लोग जो वो वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत में पैदा हुए हैं। पॉइंट बी कहता है ईदर ऑफ whose पेरेंट्स was born in the territory of इंडिया, यानी कि उसके माता पिता भारत राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हों। पॉइंट सी कहता है who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India, यानी कि जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले से भारत में कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो वो भारत का नागरिक होगा। तो हमने आर्टिकल 5 के बारे में डिटेल से पढ़ा और आर्टिकल 5 हमें बताता है कि वो विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक कौन होगा, और हमने डिटेल में जाना कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा। आई होप आर्टिकल 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आर्टिकल 6 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 6 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन वो हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अर्थात आर्टिकल 6 बात करता है उन नागरिकों के अधिकारों की जो पाकिस्तान से भारत आए हों, मतलब कि जो पाकिस्तान से भारत वापस आए हैं उन नागरिकों के अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 6। चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution if आर्टिकल 6 कहता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसे राज्य क्षेत्र से आया है जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और उसने भारत के राज्य क्षेत्र में माइग्रेट किया है, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज
born in India as defined in the Government of India Act 1935। यानी कि वह या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। बी पॉइंट कहता है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 he has been ordinary resident in the territory of India since the date of his migration। यानी कि अगर वह व्यक्ति जुलाई 1948 से पहले भारत में माइग्रेट कर चुका है तो उसे उसी तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion। यानी कि अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है और उसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी पंजीकरण कर लेता है तो वह नागरिक होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन डेट से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। मतलब कि पॉइंट से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसका अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्रेशन तभी किया जाएगा वो आपने आने की डेट से कम 6 मंथ पहले या 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। अगर वो भारत में नहीं रह रहा होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन इसके द्वारा नहीं किया जाएगा। चलिए आर्टिकल 7 के बारे में देखते हैं। आई होप आर्टिकल 6 आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। आर्टिकल 7 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी कि आर्टिकल 7 बात करता है पाकिस्तान को माइग्रेट करने वालों के अधिकारों के बारे में। मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6 a person who has after the first day of March 1947 ये डेट ध्यान रखना migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। यानी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में माइग्रेट किया हो, चाहे वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के सभी प्रावधानों को पूरा करता हो तो भी उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दोबारा मैं इसको बता देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है और वह अगर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के सभी प्रावधानों को पूरा करता है तो भी उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा क्या कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purpose of clause। यानी कि इस आर्टिकल की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे क्षेत्र को जो पाकिस्तान के अधीन है को छोड़कर रीसेटलमेंट या
परमानेंट रिटर्न भारत के राज्य क्षेत्र में करने के लिए लौट आया हो। पॉइंट बी कहता है ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th ऑफ जुलाई 1948, और यह समझा जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में माइग्रेट किया है। आई होप आर्टिकल 7 क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आर्टिकल 8 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब कि आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जो पैदा तो भारत में हुए हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 8 में बात करता है कि आर्टिकल 5 में से किसी बात के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में जन्मा था और वह किसी देश में मामूली तौर पर यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट निवास कर रहा है और उसने उस देश में भारत सरकार द्वारा नियुक्त डिप्लोमेट और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो, वह भारत का नागरिक होगा। तो आर्टिकल 8 हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और वह दूसरे देश में रह रहा है, विदेश में रह रहा है, तो भी वह भारत का नागरिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई भी 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में जन्मा हो और उस देश में जो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है उससे उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। चलिए आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 बात करता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। नो पर्सन shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है तो आर्टिकल 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा और आर्टिकल 6 व आर्टिकल 8 के आधार पर उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आई होप आर्टिकल 9 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मतलब कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। मतलब कि हर वो व्यक्ति जो ऊपर जितने भी अभी तक हमने प्रावधान पढ़े हैं में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा। अगर अभी तक जितने भी हमने प्रोविजंस या प्रावधान पढ़े हैं उनके द्वारा अगर वह भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा। ये आर्टिकल 10 बात करता है। आई होप आर्टिकल 10 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं जल्दी से। क्या कहता है? आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट
टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब कि आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। नथिंग इन द foregoing provisions of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters related to citizenship। यानी कि भारतीय संविधान संसद को नागरिकता संबंधी सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह एक्विजिशन की बात हो, चाहे वो टर्मिनेशन की बात हो, या एनी अदर लॉ विच इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। मतलब कि भारतीय संविधान संसद को नागरिकता संबंधित सभी शक्तियां प्रदान करता है, ये आर्टिकल 11 कहता है। आई होप सभी आर्टिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि सिटीजनशिप से संबंधित हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चोज द स्कीम ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एज प्रीवेलेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब कि भारत के संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया योजना को चुना निम्नलिखित में से किस देश में। मतलब कि 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से कहाँ से हमने फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कीम को लिया है या बोरो किया है। तो यह इसका जो सही जवाब है मुझे जल्दी से दे, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉरी 5 सेकंड का टाइम दे रहा था मैं आपको। तो इसका चलिए आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। तो स्कीम फेडरेशन ऑफ इंडिया की हमने कनाडा से बोरो की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ, क्वासी फेडरल, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, अ यूनाइटेड स्टेट। सो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इन विच ईयर पार्लियामेंट पास्ड द सिटीजनशिप एक्ट। संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया। चलिए 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइएगा। क्या वो 1950 था, 1955 में आया था, कि 1960 में आया था, या 1965 में आया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है। क्या ब्रिटेन, कनाडा, या बोथ 1 और 2, या यूएसए। सो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रिटेन। हमने एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया है। ओके, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इन 4 ऑप्शंस में से कहाँ पर है। कमेंट में मुझे इसका जवाब दीजिएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड। मतलब कि भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता शामिल है।
क्या वो स्टेट लिस्ट में है, क्या वो यूनियन लिस्ट में है, क्या वो कंकरेंट लिस्ट में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है यूनियन लिस्ट। जो सिटीजनशिप है वो हमारी केंद्रीय सूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन सिटीजनशिप कैन बी acquired थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बाय डेसेंट वंशवाद से, बाय नेचुरलाइजेशन प्राप्तिकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि विच वन इज करेक्ट। तो चलिए पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रेस्क्राइब्स 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। जी बिल्कुल सही बात है। सो दीज आर रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड प्रोवोकेशन। नहीं, प्रोवोकेशन नहीं। अगर यहाँ पे डिप्रिवेशन होता तो ये बिल्कुल सही होता। सो ऑप्शन 2 नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन होल्ड द अल्टीमेट पावर टू मैनेज द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में। क्या वो पार्लियामेंट है, क्या प्राइम मिनिस्टर है, क्या प्रेसिडेंट है, कि होम मिनिस्टर है? तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सी संस्था नागरिकता से संबंधित अधिकारों को की शक्ति अपने पास रखती है? जी बिल्कुल, आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो है पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। माफ़ी चाहूँगा, इसमें हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ कि नागरिकता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दी गई है? क्या वो आर्टिकल 3 से 10 है, क्या वो 4 से 11 है, क्या वो 5 से 11 है, या क्या वो 6 से 11 है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। Second, a citizen by birth only can become the head of the state. A foreigner once granted the citizenship can't be deprived of it under any circumstances. बिल्कुल, ये हमने आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आप जवाब दीजिए। केवल एक नागरिकता और एक अधिवास। बिल्कुल सही बात है। एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुखिया बन सकता है। राज्य का मुखिया सिर्फ जन्म से नहीं, अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो वह इस पद के लिए हकदार है या वो अधिकार रखता है। किसी विदेशी को एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी को एक बार नागरिकता मिल गई तो मिल गई, जब तक कोई ऐसा
काम वो ना करें जो देश या संविधान के खिलाफ हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और आपने हमारी वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर ये सीरीज़ आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें तो इसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।